तो एक बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है जो कि गरियाबंद से है। पुलिस और नक्सली की मुठभेड़ हुई है। छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा पर यह मुठभेड़ हुई है। कई सामान छोड़कर नक्सली भागे हैं। कोई हताहत नहीं है। सीमा पर सर्चिंग जारी है। गरियाबंद जिला पुलिस अलर्ट हुई है। एसपी ने यानी पुलिस अधीक्षक ने इस बात की पुष्टि IBC 24 पर की है। फारूक इस वक्त गरियाबंद से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। फारूक, ये जो स्क्रीन पर सामान दिख रहे हैं, क्या ये सारे सामान नक्सलियों के पास से बरामद किए गए हैं? जी बिल्कुल, ये सारे सामान नक्सलियों के पास से बरामद किए गए हैं। दंतेवाड़ा की घटना के बाद में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ पुलिस जो संयुक्त रूप से कार्रवाई करती है, ये हम उड़ीसा से भी पुलिस निकली हुई थी नक्सलियों की टोह में और छत्तीसगढ़ से भी पुलिस निकली हुई थी नक्सलियों की टोह में। इसी दौरान जो उड़ीसा से जो पुलिस निकली थी, नौरंगपुर की पुलिस जो है, उसका मुठभेड़ हो गया उड़ीसा सीमा में और उसके बाद में दोनों ओर से लंबे समय तक फायरिंग हुई और फायरिंग के बाद में जंगल का फायदा उठा करके नक्सली घने जंगलों में भाग गए, किंतु वे अपना सामान को छोड़ गए हैं और इस वक्त उनके पास से वायर मिला है, गोली मिली है, कुछ बंदूक भी मिले हैं और भी फारूक वो जो चीजें मिली वो तो दिख रही है। यानी ये जाहिर सी बात है, सामान अगर मिला है तो जहां नक्सली कैंप करते हैं दोनों राज्यों की पुलिस वहां पहुंची होगी। जी निश्चित रूप से, सीधी बात है, अगर कैंप में सामान मिले हैं, कैंप उनका लगा हुआ है वहां पर, तो दोनों राज्यों की पुलिस अपनी अपनी ओर से रवाना हुई थी इस घटना के बाद में, दंतेवाड़ा के बाद में। लेकिन उड़ीसा सीमा के से लगे हुए क्षेत्र में उड़ीसा पुलिस को पहले मिल गए हुए और उड़ीसा पुलिस से फायरिंग हुई दोनों ओर से और कैंप को घेराबंदी कर रहे थे। इसी बीच में जब दोनों ओर से फायरिंग हुई तो नक्सली वहां से जंगल का फायदा उठा के भाग गए और काफी सामान वो अपने छोड़ गए हैं, जिसे उड़ीसा पुलिस ने बरामद किया है। और आज एक प्रेस वार्ता भी उड़ीसा पुलिस ने लिया है, वह भी मतलब एक हमने विजुअल आपको भेज दिया है और कुछ ही समय में हम आपके वहां के पुलिस अधीक्षक जो है सुश्री श्री है, उनका भी हम आपको बाइट भेज रहे हैं जो आम जनता के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। वे भी इस बात को कह रही हैं कि घेराबंदी के दौरान नक्सली जंगल की ओर भाग गए हैं और काफी सामान छोड़ गए हैं। लेकिन कुछ भी कहिए, दंतेवाड़ा की घटना के बाद में समूचा क्षेत्र, चाहे वो अपना आंध्र प्रदेश हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो, सभी जगह के पुलिस और अर्धसैनिक बल सक्रिय हो गई है और किसी भी शर्त पे नक्सलियों को नाकाम करके इसका पूरी तरह से बदला लेने का प्रयास कर रही है। अब यह सफलता कब मिलती है यह देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया इस खबर को ब्रेक करने के लिए। सबसे पहले फारूक, आगे बढ़ते हैं, अपने दर्शकों को दंतेवाड़ा की ओर लेके चलते हैं। दंतेवाड़ा के अरनपुर में बुधवार को हुए नक्सली हमले में शहीद 10 जवानों में से 2 जवानों का अंतिम संस्कार दंतेवाड़ा में ही किया गया। नक्सली फरमान के चलते परिजनों ने शहीद जवानों के शवों को गृहग्राम में अंतिम संस्कार करना मुनासिब नहीं समझा। जानकारी के मुताबिक नक्सलियों ने फरमान जारी करते हुए कहा है कि IED ब्लास्ट में शहीद हुए 2 जवानों का अंतिम संस्कार गृहग्राम में नहीं किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक दंतेवाड़ा के कटे कल्याण ब्लॉक के मरजूम और गादम गांव के ग्रामीणों को नक्सलियों ने यह फरमान सुनाया है। नक्सलियों के खौफ के चलते आप लाख बात कर लीजिए, पर अगर इस तरह का अभी भी डर है नक्सलियों का तो ये गलत है। शहीद जवानों के परिजनों ने पार्थिव देह का अंतिम संस्कार गांव में करने से मना कर दिया। सोचिए, डर के मारे। सर उन लोग रात को आके नक्सली लोग मारा, पता नहीं सर क्यों। तेरे बेटा पुलिस में क्यों गया? 2017 दंतेवाड़ा में बुधवार को नक्सल हमले में शहीद हुए जवानों को दंतेवाड़ा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज श्रद्धांजलि दी। कारली पुलिस लाइन में शहीद जवानों को नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। शहीद हुए जवानों में से एक गोपनीय सैनिक जयराम पोडियम था। जयराम पोडियम 2020 में मुख्यधारा में जुड़कर आत्मसमर्पण किया। बाद में उन्हें सैनिक नियुक्त किया गया। बता दें कि शहीद जयराम के परिवार में 3 भाई हैं, जिसमें 2 भाई खेती किसानी का काम करते हैं। जयराम के शहीद होने के बाद उनके 2 बच्चे, पत्नी जीवन यापन को लेकर परेशान हैं। यही चाहते हैं कि सरकार प्रशासन की तरफ से उनके बच्चों को पालन पोषण के लिए आके और सहयोग की प्रदान करें। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उनको जीवन यापन करने के लिए हमारे
शासन से मैं यही निवेदन करूँगा कि वो बच्चे को सफल जीवन बनाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए कुछ ना कुछ छोटा मोटा रोजगार उनकी वाइफ को मिले। 2 बच्चे हैं, गुड्डू और गुड़िया, और पुलिस में भर्ती हुआ है 2 साल। शमशान घाट में लाए और जवानों के माध्यम से सुरक्षा और सलामी देकर परिवार को तिरंगा लपेट के सौंप दिया गया और रीति रिवाज के अनुसार हम शमशान में खड़े हैं। जयराम पोड़ियामी का शरीर को गांव उनके गृहग्राम मेटापाल पुजारी पाराम लाकर विधि विधान के अपनी नियम से क्रियाक्रम का अंतिम संस्कार किया गया ग्राम में। ये हमारे और आपके लिए बड़े शर्म की बात है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिसने राज्य के लिए ड्यूटी करते हुए अपनी जान गंवा दी, शहीद हो गया, उसके परिवार कह रहे हैं कि कुछ किया जाए, कुछ करा जाए। ऐसी श्रद्धांजलि देने का मतलब क्या है जब परिजन कह रहे हैं कि हमारे परिवार के लिए कुछ कीजिए? ये तो आगे बढ़ के हाथ थाम लेना चाहिए था। बहरहाल, नक्सलियों ने दंतेवाड़ा के अरनपुर में हमले की जिम्मेदारी ली है। नक्सलियों की दरभा डिवीजन सचिव साईनाथ ने प्रेस नोट जारी करके कहा है कि यह हमला राज्य सरकार की कार्रवाई का जवाब है। साथ ही प्रेस नोट में नक्सलियों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 2024 लोकसभा चुनाव से पहले माओवादियों को खात्मे के लिए जनता पर युद्ध चलाने का आरोप लगाया है। नक्सलियों ने प्रेस नोट में स्थानीय युवकों से पुलिस भर्ती से दूर रहने की अपील भी की है। अरनपुर में हुए आईईडी ब्लास्ट में डीआरजी के 10 जवान और 1 ड्राइवर शहीद होने के बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ऐसे हैं कि जिनका जवाब मिलना बेहद जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि इन जवाबों पर ही यह निर्भर करता है कि ऐसी घटना फिर दोहराई जाएगी या नहीं। दंतेवाड़ा के अरनपुर में हुए खूनी खेल में सुरक्षा बलों की रणनीति और तैयारियों को लेकर कई सवाल उठ गए। सवाल इसलिए उठे क्योंकि सुरक्षा बलों को नक्सलियों की मौजूदगी की पुख्ता खुफिया जानकारी थी, लेकिन बिना किसी ट्रेनिंग के नव आरक्षकों को नक्सलियों से लोहा लेने भेजा गया। इस पूरे ऑपरेशन की कमान किसके हाथ में थी, ये भी अब तक पता नहीं है। जानकारों की माने तो ये एक बड़ी चूक थी जो 10 जवानों की जिंदगी पर भारी पड़ गई। शहीदों में 8 डीआरजी के ऐसे नव आरक्षक शामिल थे जिन्हें नक्सलियों का साथ छोड़कर उनसे लोहा लेने के लिए पुनर्वास के तहत हाल ही में भर्ती किया था। दरअसल नक्सलियों के बारे में सटीक खुफिया जानकारी के बाद ऑपरेशन पर निकलने वाले जवानों को मुठभेड़ में कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वापसी के वक्त नक्सलियों के बिछाए आईडी की चपेट में ये जवान आए। इस बात की आशंका है कि नक्सलियों को फोर्स के मूवमेंट की पूरी जानकारी रही होगी। देखिए, ये गुरिल्ला लड़ाई है माओवादियों की, और एम्बुश और आईडी ब्लास्ट ये उनका मेन टूल है। पुलिस अधिकारी इससे वाकिफ हैं कि एसओपी का कहीं पर उल्लंघन हुआ या वो उसके दायरे से बाहर हो गया था, संभव नहीं था। ये कमांडर मौके पे कई बार कैसे निर्णय लेता है, जो ऑफिस में बैठ के डिसाइड करना इजी होता है कि गलती हुई, लेकिन मौके पर ये एक प्रोफेशनल हजार्ड है। जब ऐसे इलाके में जब पहुंचते हैं, कई जगह आपको आईडीज मिलेंगे, कई जगह आपको ऐसे गड्ढे मिलेंगे जहां आयरन स्पाइक्स होती हैं। जानकार कहते हैं पक्की सड़क पर इस तरह का आईडी ब्लास्ट होना कई सवाल उठाता है। सवाल नंबर 1, नक्सलियों ने जो आईडी बिछाई थी वो पुरानी थी या फिर हाल ही में प्लांट की गई थी। सवाल नंबर 2, ऑपरेशन से पहले और बाद में फोर्स के आने जाने वाले मार्ग पर रोड ओपनिंग पार्टी सर्च करती है, लेकिन डीआरजी के इन जवानों के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। सवाल नंबर 3, बिना ट्रेनिंग लिए नव आरक्षकों को ऑपरेशन के लिए क्यों उतारा गया। सवाल नंबर 4, सुरक्षा बलों के पास उपलब्ध जांच उपकरणों ने भी धोखा दिया। सवाल नंबर 5, अगर आईडी पुरानी थी तो सड़क बनते समय डीप सर्च मेटल डिटेक्टर इसे डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाया। सवाल नंबर 6, अरनपुर थाने से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर पुरानी आईडी बिछाए जाने के बारे में पुलिस को भनक कैसे नहीं लगी। तो मुझे लगता है एक ऐसी दुखद घटना थी
जिसके अंदर ये एम्बुश ये डेलिब्रेट था, अपॉर्चुनेट एम्बुश था। उनको कब सूचना मिली, इतनी जल्दी कैसे वो पहुंच गए, सड़क को सुरक्षित किया गया था कि नहीं किया गया था, आईडी कब लगाया गया था। ताज़ा तो लगाया लगता नहीं है क्योंकि बड़ा आईडी लगता है, और डेटोनेटर भी मुझे लगता है 3-4 इसमें यूज़ होंगे, जैसा ब्लास्ट जितना गड्ढा हुआ है, जितनी दूर गाड़ी गई है। तो ये अभी जांच के मुद्दे हैं, और बिना जांच किए हुए इन सारे मुद्दों पर हम किसी निष्कर्ष पे अभी नहीं पहुंच सकते। लेकिन यस, मुझे लगता है ऐसी घटनाओं से हमको सीख लेनी चाहिए। ये सच है कि शहादत के बाद सुरक्षा बलों के हौसले को सबने सलाम किया, लेकिन क्या ये जरूरी नहीं कि घटना से सबक लिए जाएं, रणनीति में सुधार किए जाएं, गलतियों को सुधार लिया जाए और ट्रेनिंग के साथ सुरक्षा उपकरणों को भी अपग्रेड किया जाए? आखिर ऐसा क्यों हो कि हर नुकसान के बाद घटना दर घटना हम पुरानी बातों को दोहराते रह जाएं? तहसीन जैदी, IBC 24, रायपुर। जबलपुर में गुरुवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान कान्हा नेशनल पार्क में इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान डुमना एयरपोर्ट से वर्चुअली जुड़े। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश वन और वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए नई रणनीतियों पर कार्य करेगा। प्रदेश ने वन प्राणियों को बचाने के लिए अभूतपूर्व कार्य किया है। उन्होंने कहा कि आज MP लेपर्ड, चीता, घड़ियाल और वल्चर स्टेट भी है। धरती को बचाना है तो वन प्राणियों को भी बचाना होगा। यह अंतर्राष्ट्रीय वन्य प्राणी सम्मेलन और वन्य प्राणी प्रबंधन के लिए आप लोग जो इकट्ठा हुए हैं, इससे वाइल्ड लाइफ को बचाने में निश्चित तौर पर बहुत मदद मिलेगी। आज जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, आज का जो परिदृश्य है, उसको समझते हुए हम भावी रणनीति बनाएंगे और इसका लाभ मध्य प्रदेश को, देश को और पूरी दुनिया को मिलेगा। मध्य प्रदेश में वानिकी अनुसंधान के 100 वर्ष पूरे हुए हैं और प्रोजेक्ट टाइगर के भी 50 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। मित्रों, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश ने लगातार न केवल वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए बल्कि वनों को बचाने के लिए भी अभूतपूर्व काम किया है। मुझे यह बताते हुए खुशी है दुनिया भर के हमारे अतिथियों को कि मध्य प्रदेश आज देश का टाइगर स्टेट है, घड़ियाल स्टेट है, लेपर्ड स्टेट भी मध्य प्रदेश है, चीता स्टेट भी मध्य प्रदेश बन गया है, वल्चर स्टेट भी मध्य प्रदेश है। हमने वन्य प्राणियों को बचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। भारत ये मानता है और आज दुनिया भी ये समझती है कि वन है तो वन्य प्राणी है, और वन और वन्य प्राणी है तो मानव का जीवन भी सुरक्षित है। अगर आने वाली पीढ़ियों के रहने के लायक इस धरती को बनाए रखना है तो हमको वनों को भी बचाना होगा, वन्य प्राणियों को भी बचाना होगा। भारत का जहां तक सवाल है, आज नहीं अनादिकाल से भारत ने यह कहा है कि यह धरती केवल मनुष्य मात्र के लिए नहीं है। हमारे यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य जी तो कहते थे, एक ही चेतना समस्त जड़ एवं चेतन में है, और इसलिए मनुष्य मात्र में भी स्नेह का भाव होना चाहिए। जियो और जीने दो, ये भारत की प्राचीन, अत्यंत प्राचीन परंपरा रही है। हम भी जिए और दूसरों को भी जीने दें, और जब दूसरों को जीने देने की बात आती है तो हम केवल मनुष्य मात्र की बात नहीं करते, हम प्राणी मात्र की बात करते हैं।